हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो आज हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक, किसके, तुम्हारे केमिस्ट्री के, वो भी 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम कुछ उनको सॉल्व करेंगे। हो सकता है उनमें न्यूमेरिकल हो सकता है जब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलो देखो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो तुम्हें मोलर मास निकालना है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखो, पहला तुम्हें मोलर मास किसका निकालना है, वो है H2O। तो सबसे पहले तो ये देखो, जब भी मोलर मास निकालना होगा तो सबसे पहले देखना नंबर ऑफ एटम या फिर एलिमेंट, ठीक है, ठीक, या फिर एलिमेंट, ठीक, उसका इनटू होगा किसके साथ, उसके मास से, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सब प्लस होते जाएगा और सेम फॉर्मूला लगते जाएगा, ठीक ठीक। तो अब देखो क्या है, तुम्हारा पहला है H2O, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो कितने हैं नंबर, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 प्लस, यही बोला था ना कि जितने भी होंगे वो प्लस होते जाएंगे। उसके बाद कितने एटम है इधर, 1 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है, नंबर 8, मास 16, तो ये हो जाएगा 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 18 ग्राम। समझ गए, ये था हमारा पहला, जिसका क्या है तुम्हारा 18 ग्राम। चलो दूसरा देखो, दूसरा भी सिमिलर ऐसे सॉल्व होगा। वो क्या है तुम्हारा, CO2 वाला। CO2 मतलब CO2 मतलब एक एटम किसका, कार्बन का, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6 प्लस एटॉमिक कितने एटम है, 2 इंटू, सिमिलर ऐसी था ना, इधर हाइड्रोजन थे इधर अब ऑक्सीजन आ गया, 2 इंटू यहाँ पर एटॉमिक मास इसका 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, 32 उल्टा लिख दिया, 32 प्लस 12, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो इसका कितना है तुम्हारा 44 ग्राम। साइन अच्छा लग रहा है, ये पहली बार बना है, ठीक। चलो देखो, उसके बाद थर्ड क्या है तुम्हारा, CH4 मतलब मीथेन। मीथेन का भी सेम ऐसे सॉल्व होगा, एक एटम कार्बन का इंटू कितने 12, एक एटम इंटू उसका एटॉमिक मास प्लस कितने एटम हाइड्रोजन के 4 इंटू एटॉमिक मास 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 4 16 ग्राम। तो मीथेन में आए 16 ग्राम, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे मोलर मास। ये तो बहुत इजी थे, तुम लोग भी कर लेते होगे, ठीक। चलो देखो दूसरा देखते हैं हम। देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, ठीक है। तुम्हें मास परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज है तो सिंपल सी बात है, 100 तो होगा ही होगा, 100 से इंटू करना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें Na2SO4 का एटॉमिक वेट निकालना होगा। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, एटम किसका, सोडियम का इंटू एटॉमिक मास। तो कितने हैं 2 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है इसका 23 प्लस सल्फर का कितना होता है 1 इंटू सल्फर कितना है तुम्हारा 1 है, इसका एटॉमिक मास 32 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 64 प्लस 32 प्लस 46, इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1110, ठीक है। और ये 32 तो हो जाएगा 142 ग्राम, ठीक है। 142 ग्राम तुम्हारा क्या होगा, इतना प्रेजेंट है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, मान लो सोडियम का निकालना है, मान लो क्या, वो तो निकालनी है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आएगा, सोडियम का मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो वो क्या होता है भाई, वो होता क्या है
मॉलिकुलर मास और जितना कंपाउंड का मास आया वो इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना है तुम्हारा मॉलिकुलर मास कितना होता है इसका होगा 23, लेकिन ये सर कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 46/142। परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू, तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना आएगा ये 32.5%। समझ गए, ये होगा तुम्हारा सोडियम का, ठीक, ये होगा तुम्हारा सोडियम का। अब चलो ऐसे ही सिमिलर ऐसे निकालो किसका, ऐसे निकालो सल्फर का निकालो। सल्फर का क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक, क्या हो जाएगा ये, उसका मास कितना है 32 अपॉन टोटल कितना है कंपाउंड का 142 इंटू 100, इतनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 22.6%। ये किसका हो गया, सल्फर का। चलो ये हो गया हमारा सल्फर का। उसके बाद तुम्हारा क्या बचा, उसके बाद बचा तुम्हारा ऑक्सीजन का। चलो ऑक्सीजन का देखते हैं हम, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का, कितना होता है 16 अपॉन, ठीक है 16, और इतने इधर कितने हैं 4 हैं, तो क्या होगा इंटू 4 अपॉन टोटल 142 इंटू 100, कितना होगा ये 45.5%, 45.5%। तो हमारे आ क्या गया, चलो देख तो टोटल लिख लो, तो हमारे क्या क्या आ गया, हमारा सोडियम का आया, सोडियम का हमारा मास परसेंटेज आया 32.5%। उसके बाद हमने सल्फ़र का निकाला तो हमारा आया 22.6%, और ऑक्सीजन का निकाला तो हमारा आया 45.5%, ठीक। तो ये हमारे आए। पता क्या चाहिए था हमें, सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना था और कंपाउंड का हमें निकालते हुए आना था, ठीक है। तो चलो अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो अब हमारा दूसरा क्या है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन एक है, हमें उसका एम्पेरिकल फार्मूला मतलब कि जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, जो हमको ज़्यादातर रेशियो बताता है, हमको वो बताना, ठीक। एम्पेरिकल फार्मूला विच हैज़ 69% क्या आयरन एंड 30.1% डाईऑक्सीजन बाय मास, ठीक। तो चलो निकालते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 69.9% हमको दिया है आयरन, 30.1% हमें दिया है डाईऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास है, तो एक काम करो आयरन को लिखो इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या है गिवन है ये 69.9, ठीक है। तो गिवन 69.9 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 55.5 कुछ होता है, ठीक। चलो ये उसके बाद ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मतलब हम क्या निकाला, रेशियो निकाला, हमारे पास गिवन क्या है 30, ठीक है, अपॉन 30 अपॉन डाईऑक्सीजन, ठीक है। एक काम करो इसको लिखो 16, एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, यह आएगा तुम्हारा 1.25, और तुम्हारा जो ऑक्सीजन आएगा वो आएगा तुम्हारा 1.88। अब उसने क्या पूछा है तुमसे, उस एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला हमें पता ज़्यादातर रेशियो में लिखते हैं, तो चलो रेशियो में लिखो। आयरन का ऑक्साइड है मतलब Fe रेशियो O, कितना है इनका रेशियो, इनका रेशियो है 1.25, ठीक है, और 1.88। या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, यह आएगा 1, यह आएगा तुम्हारा 1.5, ठीक है। अब ये आएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 2 कर दो, तो ये जो डेसिमल में आ रहा है वो हट जाएगा, ये क्या आएगा 1 और 3, तो तुम्हारा क्या आया FeO3, ठीक है। ये 2 से इंटू होगा तो Fe2O3, तो ये आ गया तुम्हारा आयरन का ऑक्साइड एम्पेरिकल फार्मूले से। समझ गए बात, एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है, सिंपल रेशियो बताता है किसका, कंपाउंड का, कि कितना कितना होगा। समझ गए बात, जैसे कि एक एग्जांपल देख ही लो, ये जैसे C6H12O6 होता है। अब इसको हम सिंपल कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH2O, और बाहर इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ 6 कॉमन। तो ये जो बताया ये है सिंपलर फार्मूला,
मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, और ये तुम्हारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलर फॉर्म। समझ गए बात? तो चलो ये ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आयरन ऑक्साइड वाला। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो वाला देखते हैं कि क्या है, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो हमें वो बताना है कि कितना अमाउंट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो ठीक है, वो देखते हैं अब हम कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन द एयर। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैसे। देखो क्या होगा कि जब कार्बन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनाएगा क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनाएगा। ठीक है, यही बनेगा ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जब 1 मोल कार्बन का रिएक्ट कर रहा है मतलब कितने ग्राम, जब 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, इसका मास कितना होता है 2 × 16, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 2 × 16 ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो ये कितना बनाएगा देखो, और हम मास कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 12 + 2 × कितना 16, तो ये कितना आएगा 32 + 12 44 ग्राम। तो ये कितना बना रहा है 44 ग्राम। ठीक है, तो देखो इसके 32 ग्राम लग रहे हैं ऑक्सीजन के और इसके लग रहे हैं 12 ग्राम। ठीक है, तो अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछूं कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो तुम ये पूछोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जब कोई भी रिएक्शन हो रही हो, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, इसके 12 ग्राम और उसके 32 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं तो 44 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले ख़त्म मतलब कंज्यूम कौन सा हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम जो है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 32 ग्राम फिर भी थोड़ा सा तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा तुम्हारा कार्बन। कार्बन क्या है तुम्हारा Lr, क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट। समझ के बाद, चलो ठीक है। अब इनने पूछा था कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जब 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा हमारा 44 ग्राम ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, तो चलो दूसरा देखते हैं अब हम, उसमें क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। चलो ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब कि फिर से 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिख सकता हूँ मैं ऐसे, सी 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट हो रहा है कितने, ऑक्सीजन अभी कितना है अब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये कितना CO2 बनाएगा, हमें ये निकालना है। तो हमने मान लिया इसको x, हमने इसको मान लिया x। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम एक बार। यहाँ पर क्या हो रहा था, इसी इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहा था 32 ग्राम ऑफ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बन रहा था हमारा 44 ग्राम ऑफ CO2, ये हो रहा था। अब चलो 12 ग्राम तो 12 ग्राम दोनों साइज सेम ही है, तो ठीक है 12 ग्राम प्लस, अब इनने हमें कंडीशन दे दी है कि 16 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अब रिएक्ट करेगा तो कितना बनाएगा, हमने मान लिया x। ठीक है, तो यह x की वैल्यू निकाल सकते हो तुम इधर से। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो बस कुछ नहीं, इसका क्रॉस कर दो, ऐसा क्रॉस कर दो तो क्या जाएगा, x = 44 × 16/32। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 22। ठीक है, तो कितना बन रहा है तुम्हारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो तुम्हारा बन रहा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा बन रहा है। ठीक, तो चलो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है हमारा, थर्ड, कि जब 2 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करें मतलब बर्न हो किसमें, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पूरी इक्वेशन सेम ही है, यही इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो जब 12 ग्राम, सेकंड वाला लिख रहा हूँ, 12 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब बर्न हो रहा है तो वो कितना बना रहा है 22 ग्राम ऑफ CO2 बना रहा है। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसमें मैं तुमसे पूछूं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तब भी तुम्हारा ये है क्या, कार्बन ही है, क्योंकि ये क्या है, ये कितना है, ये 12 ग्राम है, तो फिर से ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 16 ग्राम देर में ख़त्म होगा, यही होगा ना। ठीक है, और इसको तुम रेशियो में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कितना रेशियो है तो तुम कैसे निकालोगे, C रेशियो कितना ऑक्सीजन, ऐसे निकालोगे। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 12 रेशियो कितना होगा 32, यही होगा ना। ठीक, 12 रेशियो 32। अब इसको तुम सिंपलर फॉर्म में भी लिख सकते हो,
ठीक है, सिंपलर फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको तुम, तो चलो वो कर लेना। अब देखो क्या होगा, अब हम थर्ड वाला देखते हैं कि 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो एक इक्वेशन हमारी ये थी, हम इसी इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन से निकालते हैं। अब देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है, पहले इक्वेशन थी जब 12 ग्राम रिएक्ट कर रहा था 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा था कितना, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछा, देखो जब अब यहाँ पे हो गया है 2 मोल, 2 मोल मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 ग्राम, 2 इंटू 12 ग्राम प्लस 16 ग्राम, तो बनाएगा कितना। तो अगेन अब ये कांस्टेंट है, तब हमारा क्या था, कार्बन कांस्टेंट था, अब ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू को छोड़ो और इनको क्रॉस करो, ठीक है, इनको क्रॉस करो, 16 को हटाओ, इसको क्रॉस करो, तो क्या आएगा, ये अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ऐसा आएगा 12 ग्राम बनाता है 22 ग्राम, ठीक है, तो 2 इंटू 12 ग्राम बनाएगा x। अब x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 12, ये ऊपर गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, कितना आएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 2 मोल, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे 2 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, क्या हो रहा था, बर्न हो रहा था 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमें मिल रहा था 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक, तो ये हो रहा था ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, तो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो 2 इंटू 12 मतलब सीधे लिख रहा हूँ मैं कि 24 ग्राम ऑफ क्या, CO2 रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑफ क्या, O2, तो बना क्या रहा है, CO2। अब इसमें से सबसे पहले कौन सा खत्म होगा, देखो ये है 24 और ये है 16, तो इसमें से खत्म कौन सा सबसे पहले होगा, तुम्हारा होगा ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन। समझ गए ना। देखो एक होता है लिमिटिंग, एक होता है एक्सेस में। तो एक्सेस में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, कार्बन, और लिमिटिंग रिएजेंट मतलब सबसे पहले कंज्यूम कौन सा हो जाएगा रिएक्शन के टाइम पे, वो हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन। समझ गए बात, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारा थर्ड वाला, और ये तो समझ गए होगे। और इसको अगर मैं यहाँ पे छोड़ दिया था ना हमने, अगर इसको सिंपलर फॉर्म में मैं तुमसे पूछूँ नॉर्मल में, ठीक है, अब मैं तुमसे सिंपलर फॉर्म में पूछूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:8, ठीक। ये तो एडिशनल था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान मत दो। लेकिन अब तुम खुद सोचो, जब सिंपलर फॉर्म में होगा तो 3 पहले कंज्यूम होगा, फिर 8 तो थोड़ा सा बच ही जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कार्बन नॉर्मल में, नॉर्मल रिएक्शन में पहले कंज्यूम तुम्हारा कार्बन होगा, सेकंड वाले में हम आते हैं तब भी तुम्हारा कंज्यूम कौन सा होगा, कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे 12 ग्राम है। अब तुम थर्ड वाले में आते हो तो अब 2 मोल हो गए हैं कार्बन के, 2 मोल हो गए हैं, मतलब 2 इंटू 12 हो गया, मतलब 24 हो गया, 24 हो गया है, और वहाँ पे जो 16 है ही है, ठीक, 16 है, कहाँ पे 2 मोल है और 16 ग्राम है, तो कौन सा कंज्यूम पहले होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। अब एक और क्वेश्चन अगर होता, उसमें सिर्फ ये लिख देता कि भाई 2 मोल कार्बन के हैं, 2 मोल क्या के हैं, कार्बन के, और 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये तो तुम बना लोगे, मेरे को पता है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें, किसमें, इस वाले में, ये वाले में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो तुम खुद सोचो और बताओ। यहाँ पे हो जाएगा 24 ग्राम, ये है तुम्हारा 32 ग्राम, तो कौन सा पहले कंज्यूम होगा, आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, और ये वाला आंसर बताना मेरे को। समझ गए ये वाला क्वेश्चन। चलो अब ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो अब क्या है हमारा, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये तुम्हें सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला दिया है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml। तुम्हें मास निकालना है कि वो बना ले 500 ml ऑफ क्या, 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट तुम्हें दिया है 82.0245 ग्राम। तुम्हें क्या दिया है, मोलर मास किया है, किसका दिया है, सोडियम एसीटेट का। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अब सब कुछ है ना। चलो देखो, मतलब कि 0.35 जो मोलर है वो एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, मतलब कि क्या हो रहा होगा, 0.375 ग्राम कितने में जाएगा, 1000 ml में, कितने में जाएगा, ठीक। और वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई कितने ग्राम लगेंगे 500 ml को बनाने में, है ना, इतना ही पूछ रहा है ना। तो अगर हम इधर से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 0.375 इंटू 500 अपॉन 1000
1000, ठीक है। तो ये आएगी तुम्हारी इकाई की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी इधर से, ये हो जाएगा 2, और इसको जब तुम काटोगे तो क्या आएगा 0.018, ठीक, 0.18 ग्राम। तो तुम्हें कितना लग रहा है, तुम्हें लग रहा है 0.18 ग्राम कितने में, 500 ml में। तो तुम क्या बना सकते हो, 0.75 का कंसंट्रेशन का तुम क्या बना सकते हो, मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक। तुम्हारी वैल्यू कितनी आई, 0.18 ग्राम आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना कैलकुलेट मास। तो मास आ गया, कितना मास चाहिए होगा इसको बनाने में, मतलब टोटल कितना मास लगेगा वो लगेगा तुम्हारा, ठीक, वो लगेगा तुम्हारा 82.02 इंटू 0.18 ग्राम। मतलब ये तो तुम्हारा उसमें लग रहा है ना, सॉल्यूशन बनाने में लग रहा है ना, ठीक। तो टोटल तुम्हारा कितना लगेगा, मतलब इतने का बाकी का क्या करेंगे हम, ठीक है। तो बाकी का कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे, मतलब समझो अच्छे से, एक सॉल्यूशन था, ठीक है, उनने दिया कि भाई मेरे को इतना बनाना है, ठीक। तो इतने में तुम्हें कितना लगा, तुम्हें 0.18 ग्राम लग रहा था, ठीक, 0.18 ग्राम लग रहा था। अब तुम्हें मास दिया हुआ है, तुम्हें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दिया है, अब उसका मास निकालना है कि कितना वो यूज़ हो रहा होगा। तो वो कितना यूज़ होगा, 82.02 इंटू 0.18 ग्राम, ठीक है, समझ गए बात। तो इसका जो मास आएगा, किसका मास, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मतलब क्या, CH3CONA, ठीक है, वो कितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा तुम्हारा 15.38 ग्राम, समझे, वो आया तुम्हारा 15.38 ग्राम। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, हमारा मास कितना आ गया 15.38 ग्राम, मतलब तुम्हें इतना लगेगा, समझ रहे हो, इतना तुम्हें लग रहा होगा, समझ गए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक। चलो ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, चलो देखो अब हमारा क्या है 6th क्वेश्चन, वो कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब क्या होगा, ये मोलैरिटी, समझ गए। इन सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ कितनी 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इट्स बीइंग 69%। 69% मतलब कि 69 ग्राम इन कितने में सॉल्यूशन में होगा, 100 ग्राम में, ठीक है, 100 ग्राम में। और ये ग्राम में होगा क्या, ये किस में होगा, ये ml में होगा, ठीक है। ग्राम इसलिए बोला क्योंकि समझ जाओ कि क्यों होगा ml में, क्योंकि ये लीटर में है ना, दिया ही तुम्हें मोलरिटी है। अब देखो तो मतलब तुम्हारे पास, अब मैं तुमसे पूछूं कि मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है HNO3, ठीक है, HNO3, इसका निकालो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, ये कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 48 प्लस 14 प्लस 1, यही होगा, ये हो जाएगा 62, 63 ग्राम। मास कितना आ गया तुम्हारा 63 ग्राम, ठीक है। तो आप रख दो मोल्स ऑफ HNO3 कितना आएगा तुम्हारा, गिवन मास, गिवन मास कितना है तुम्हें 69 ग्राम जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो कितना हो गया तुम्हारा 69 अपॉन 63, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 1.09 मोल्स है तो ग्राम, समझ गए। ये तो दोनों ग्राम ग्राम है तो ये हो जाएगा कैंसिल, समझ गए ना। चलो ये होगा तुम्हारा क्या, ये 9 है ना जी नहीं है, ये 9 है, 1.09 है ये, ठीक है, हाँ। चलो अब इसके बाद तुम्हारा ये आ गया, तुम्हें अब मेन क्या चाहिए, मोल्स पर लीटर में चाहिए। अब तुम्हारे पास वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम नहीं है तुम्हारे पास। देखो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, यही होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या आएगा, V इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा ना, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100, तो कितना है 100
ग्राम अपॉन 100 ग्राम अपॉन, ठीक है, ये हमें निकालना था ml, है ना, वरना समझो कि ये ml में दिया। सुनो ये क्या है 100 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है तुम्हें 1.41, जब इसको निकाल लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा वॉल्यूम आएगा इंटू 10⁻³ लीटर। समझ गए बात? तो चलो ये आ गया हमारा। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मतलब मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो चलो हम मोलैरिटी निकालते हैं। सुनो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल कितने हैं तुम्हारे 1.09 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 70.01 इंटू 10⁻³ समझ गए? समझ गए? अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 15.44 ग्राम। समझ गए बात? ये जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर 15.44 ग्राम। चलो समझ गए? चलो अब देखो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कितना 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से हमें कितना कॉपर मिलेगा। तो चलो मॉलिकुलर वेट कितना होगा Cu प्लस S प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऐसे लिख दिया अभी। तो ये कितना होगा तुम्हारा 63.5 प्लस एक ही सल्फर है तो कितना हो जाएगा इसका 32 प्लस 4 इंटू 16 मतलब 48, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 63.5 प्लस 32 प्लस कितना 48। इसको सॉल्व करना तुम, कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 159.5 ग्राम। समझ गए? 159.5 ग्राम आ जाएगा तुम्हारा ये। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि भाई 159.5 ग्राम के अंदर कितना कॉपर प्रेजेंट था 63.5 ग्राम प्रेजेंट था, ठीक है। तो 100 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो 100 ग्राम के अंदर मान लिया हमने x होगा, ठीक। अब x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारा, x इज इक्वल टू जाएगा 63.5 इंटू 100 अपॉन 159.5 ग्राम। ये होगा ना, ठीक है। जब x की वैल्यू निकालोगे तुम, वो आएगा x इज इक्वल टू 39.81 ग्राम, ठीक है। तो भाई तो 100 ग्राम में 100 ग्राम के कॉपर सल्फेट के अंदर कितने कॉपर प्रेजेंट है 39.81 ग्राम, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा कौन सा है। अब हमारा क्या है कि डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन 69.9 और 30.1 तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक चीज़ और, वो क्या होता है तुम्हारा कि जब एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एक होता है n इज इक्वल टू होता है किसके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के, ठीक है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि हमें ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो एक हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो ठीक है देख लो। अच्छा देखो वो क्या है कि आयरन का तुम्हें कितना दिया है, तुम्हें दिया है 69% दिया है, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि 69.9 अपॉन, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 55.5, ठीक है। चलो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तुम्हें कितना दिया है 30.1 अपॉन इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, इसका होता है 16, है ना, 16 होता है ना इसका, ठीक। तो इसका जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, चलो ये क्या किस में होगा, ऑक्साइड है तो O2 फॉर्म में होगा, चलो वो सब नहीं देखो, अभी देखो ये आएगा तुम्हारा 1.25 और ये आएगा तुम्हारा 1.88, अभी निकाला है हमने ये, ठीक है। तो इसको सिंपलर फॉर्म में हमने कैसे लिखा था, इसको सिंपलर फॉर्म में निकाला था Fe2O3, अभी देखा था हमने। इसको क्या करो, इसको जब तुम सिंपल फॉर्म में लाओगे तो ये 1 और ये 1.5 जाएगा, ये 1 और ये 1.5 जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे,
ये हमें डेसिमल हटाना है तो इंटू 2 कर देंगे, इधर भी इंटू 2, तो ये 3 हो जाएगा तुम्हारा और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। यही था ना, यही था ना। तो आयरन 2 और ऑक्सीजन 3, तो Fe2O3। तो ये हमारा फॉर्मूला बना था एम्पेरिकल। अब तुम्हें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो तुम्हें पहले क्या चाहिए, तुम्हें पहले चाहिए ये फॉर्मूला पूरा का पूरा सेटिस्फाई होना। तो n क्या है, n नहीं पता, तो पहले n निकालना है। n कैसे निकलेगा, n इक्वल, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फॉर्मूला नहीं है वो, मास है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो निकलेगा उसका मास, एम्पेरिकल मास। ठीक, ये दोनों मास है ना। चलो ठीक, अब n कैसे निकलेगा, n कैसे निकलेगा, Fe2O3, इसका टोटल मास कितना आएगा भाई, 2 आयरन है, 55 इंटू 2 और फिर 3 है तो 48 हो जाएगा, 16 इंटू 3। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 159.7। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 159.7। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो सेम ऐसे ही निकलेगा, और एम्पेरिकल का भी सेम ऐसे ही निकलता है। ठीक है, इसको सिंपलर फॉर्म में, ये इसका सिंपलर ही फॉर्म है, इसको और सिंपल नहीं लिख सकते वरना क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, समझ गए। तो इसका फॉर्मूला, इस n कैसे निकालोगे, n निकालोगे तुम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 159.69 अपॉन 159.7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.999, ऐसे कुछ आएगा। ठीक, ये आएगा तुम्हारा, ये था तुम्हारा एम्पेरिकल फार्मूला, और ऐसे ही निकलेगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो जब तुम इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो n की वैल्यू तुम अप्रॉक्स ले लेते हैं हम 1, क्योंकि ये 1 के करीब है, l ले लेते हैं। ठीक है, अब ये होता है फॉर्मूला, देखो एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये हो जाता है एम्पेरिकल, जो तुम्हारा ये आया कंपाउंड वो, उसका इंटू n से, तो वो इक्वल हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूले के। ठीक है, एम्पेरिकल कितना है तुम्हारा Fe2O3, इसका इंटू हो जाएगा किससे, 1 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, Fe2O3 हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ गए बात, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और इसलिए कोई चेंज नहीं आया ना एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में, तो ज़्यादा फर्क भी नहीं आया किसमें, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो, तो देखो अब हमारा दूसरा कौन सा है कि कैलकुलेट एटॉमिक मास, मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालना तुम्हें ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ये हमें कुछ डाटा दिए हुए हैं, ठीक है, इससे हमें निकालना है क्या, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। चलो तो देखते हैं हम, एटॉमिक मास निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज तुम्हें निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है परसेंटेज अबंडेंस इनटू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मान लो तुम्हें एक A दिया है और एक दिया है B और एक दिया है C और एक दिया है D। तो ये तुम्हें अबंडेंस दिए हैं, और ये तुम्हें कुछ क्या दिया है, तुम्हें मोलर मास दिए, मोलर मास। तो ये क्या करोगे तुम, A इंटू B प्लस, क्योंकि दूसरा आ गया अब, C इंटू D, समझ गए। तो ये जो तुम्हारा निकलेगा वो निकलेगा एवरेज मोलर मास। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सारा गिवन है, तो निकालो एवरेज मास कितना आएगा इसका। देखो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, मान लो A मतलब क्या, क्लोरीन 35 का निकालो, तो क्या आएगा तुम्हारा, परसेंटेज में है तो सबसे पहले देखो 75.77 अपॉन 100, यही होता ना परसेंटेज। ठीक, इंटू 34.9, ये है मोलर मास, यही था ना भाई। अब परसेंटेज इंटू मोलर मास, यही था, तो हमने वो इंटू कर दिया। अब देखो प्लस, क्योंकि दूसरे पे आ गए हम, ये वाला दूसरा भी है, तो ये क्या होगा तुम्हारा 24.23 अपॉन 100 इंटू कितना तुम्हारा 36.965। समझ गए बात। ठीक, जब इसका निकालोगे तुम एवरेज मास इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 35.45 ग्राम।
समझ के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा एवरेज मास। ठीक, तुम्हें मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, जो फॉर्मूला ये बताया ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार और देख लो, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ये तुम्हें पता होने चाहिए। और एक लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बार टोटल फार्मूले जो जो लगे हैं वो भी बता देंगे। ठीक है, चलो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये तो इजी था, सिर्फ तुम्हें वैल्यू पुट करनी थी। ठीक, अब देखो दूसरा वाला क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें 3 मोल्स ऑफ इथेन दिए हैं, हमें बाकी का डाटा कैलकुलेट करना है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके, कार्बन एटम के। तो भाई हमारे पास है C2H6 और वो बोल के रखे हैं 3 हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कितने कार्बन होगा, 3 × 2 होगा ये 6। तो कितने मोल्स हो गए, 6। ठीक, 6 हो गए। चलो ये वाला हो गया। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली देखो ये 3 है, ये 6 है इसके पास, तो 3 × 6 कितने होगा, 18। 3 × 6, ठीक, 3 × 6 कितने होगा, 18। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 18। ईजी है ना। चलो उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा है कि भाई 3 हैं तुम्हारे पास इथेन के, और हर एक की वैल्यू कितने एटम होंगे उसके पास, 6.023 × 10⁻23, यही होगा। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 18.009 × 10⁻23। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, ठीक है, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ एटम निकालने हो, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ आयन निकालने हो, तो एवोगैड्रो नंबर लगेगा ही लगेगा। और वो क्या होता है, 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो ये तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, तो ये ज़रूर याद रखें, ये लगेगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्या है हमारा। चलो देखो अब हमारा दूसरा क्या है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ठीक है, जब तुम्हें शुगर दी है इन मोल लीटर इनवर्स, तुम्हें मोल लीटर इनवर्स में तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है। मतलब किसकी बात कर रहा है ये, मोलैरिटी की। ठीक है, मोलैरिटी की ये बात कर रहा है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो यार हम 20 ग्राम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो क्यों नहीं ले रहे हैं कि मोलैरिटी जो है उसमें हमें चाहिए क्या रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हमें लीटर में चाहिए, मतलब 1 लीटर में। ठीक है, जितने भी मोल्स 1 लीटर किसमें सॉल्यूशन में डिजॉल्व है तो वो मोलैरिटी होती है। तो इसने दिया है 2 लीटर, मतलब 20 ग्राम ये डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, 2 लीटर में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 10 ग्राम डिजॉल्व कर दें 1 लीटर में, बात तो वही आएगी ना, 1 लीटर। ठीक, इतना कर सकते हैं हम। तो हम इससे सॉल्व करते हैं, इससे करोगे तो भी आ जाएगा, इससे करोगे तो भी आ जाएगा। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तुम्हें, तो मोल्स इक्वल क्या होता है, मोल्स इक्वल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यही होता है ना, यही होता है। तो गिवन तुमको कितना है, हम इसको लेके चलेंगे तो कितना है तुम्हारा 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा कि 12 × 12 प्लस 11 × 1 प्लस ये देखो 11 इंटू नहीं 22 × 1 और फिर प्लस 11 × 16। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 342 ग्राम। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 342 ग्राम। तो हो जाएगा तुम्हारा 342 ग्राम, ये जाएगा तुम्हारा मोल्स। अब सीधा तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी है, तो सीधे पुट कर दो। तो मोलैरिटी क्या आएगी तुम्हारी, मोलैरिटी आएगी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10/342 इंटू 1 लीटर है ना, 1 लीटर। ठीक है, तो क्या होगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो m इक्वल आएगा तुम्हारा 0.029 मोल लीटर इनवर्स। समझ गए बात। देखो अब मैं अगर क्या करता 20 ग्राम लिखता और 2 लीटर लेता तो क्या होता है, इधर 20 और इधर 2, तो 2 से तो 10 वैसे ही कैंसिल हो जाता, 2 से 20 कैंसिल हो जाता, आ जाता 10। तो तुम्हारा बनती यही इक्वेशन ना। ठीक है, तो तुम या तो 20 ले लो या तो 10 ले लो, आंसर तुम्हारा वही आना है। बस तुम्हें क्या मेन जो है तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है, ये तुम्हारा फॉर्मूला।
फॉर्मूला तुम्हें मेन याद रखना, ठीक है, समझ गए। चलो अब दूसरा देखो। तो देखो अब क्या हमारा ये है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल, ठीक, मैथेनॉल इज़ कितनी दी है तुम्हें 0.793 kg लीटर इनवर्स, व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, ठीक, ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो तुम्हारे पास एक वॉल्यूम दिया है, तुम्हें एक मोलैरिटी दी है, तुम्हें कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है तुम्हें 2.5, मोलैरिटी दी है तुम्हें 0.25, ठीक है, और तुम्हें एक की डेंसिटी दी है, ठीक है, तुम्हें एक की डेंसिटी दी है। तो इफ़ द डेंसिटी ऑफ मैथेनॉल तुम्हें इतना दिया है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गिवन मास है, गिवन मास है ना कि इतना ग्राम जा रहा है इतने लीटर में, मतलब डेंसिटी यही बताना ना, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई 0.793, ठीक है, जा रहा है कितने में, 1000 में, 1000 ml में, लीटर है ना, 1000 ml में, ठीक है। तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास है मैथेनॉल, क्या है जो CH3OH, CH3OH, तो 4 हैं हाइड्रोजन, तो 1 × 4 कर दो पहले ही, हम मास निकाल रहे हैं अब, प्लस एक है क्या कार्बन, तो 1 × 12 कर दो, प्लस तुम्हारे पास एक है ऑक्सीजन, तो 1 × 16 कर दो। तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 4, ये होगा 12, 16 और 16 32 ग्राम आ गया। अब लेकिन बात ये है कि ये है तुम्हारा केजी में और ये है तुम्हारा ग्राम में, तो या तो इसको ग्राम केजी में कन्वर्ट करो, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करो, इसको केजी में करो। तो हम क्या करते हैं, इसको किस में करते हैं हम कन्वर्ट, इसको हम केजी में करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 ग्राम इक्वल 1000 केजी होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है, 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है। अब क्या है, हमें ग्राम है, 1 ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ तो हम इसको लिख सकते हैं ना 32 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको तुम सीधे ऐसे लिख दो, अच्छा 0.032 ग्राम केजी, ठीक है। अब तुम्हारे पास आ गया है मॉलिक्यूलर, तुम्हारे पास था गिवन, तो बस पुट कर दो। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कितनी होती है, मोलैरिटी होती है गिवन 0.7993 अपॉन 0.032, ठीक है। जब इसको काटोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 24 पॉइंट, क्या हो जाएगा फिर, m इज इक्वल टू क्या जाएगा, गिवन वेट, गिवन कितना है तुम्हारा 0.793 अपॉन आया कितना तुम्हारा 0.032, दोनों केजी में आए, ठीक है। क्या होगा, तो मोलैरिटी कितनी निकलेगी, और ये इनटू सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन कितना है, ऑलरेडी हमारा 1000 है, तो इधर हम इनटू 1 करेंगे तो मतलब नहीं, तो इसलिए नहीं कर रहा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 24.72, ठीक, ये आएगा तुम्हारा मोलर। अब तुम्हारे पास कितनी चीज़ हैं, 3 मोलर, 2 मोलर हैं और 2 वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। हमें एक वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और एक वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो हम निकाल सकते हैं ना, क्या होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, एक की मोलरिटी उसका वॉल्यूम, दूसरे की मोलरिटी उसका वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास एक तो पूरा गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, एक ये गिवन है वॉल्यूम और एक ये गिवन है हमें मोलर, तो रख दो m2 जगह, यहाँ पे m2 कितना है तुम्हारा 0.25, ये देखो m2 इंटू वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 22.5 लीटर, ये है, इज इक्वल टू वॉल्यूम नहीं निकाला हमने, m1 कितना है हमारा 24.72 इंटू v1 की जगह x रख दिया, ठीक। तो कितना आएगा तुम्हारा x, देखो जब x निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0.0252, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा किस में, ये आएगा तुम्हारा लीटर में। अब इसको जो मैं कन्वर्ट करना है ml में, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 25.2 ml, समझ गए, ये हो जाएगा तुम्हारा 25.2 ml, समझ गए बात। तो कुछ ऐसे निकालना था, तुम्हें मस्त रिलेशन पता होना था कि रिलेशन कौन सा था तुम्हारा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, समझ गए। चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है हमारा, चलो देखो। तो देखो क्या है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज सोन बिलो, ठीक है। तो SI यूनिट तुम्हें दी है पास्कल की। अब तुम्हें क्या करना है, इफ़ द मास ऑफ
एयर एट सी लेवल, इतना तुम्हें मास दिया है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो तुम्हें पहले तो बताओ 1 पास्कल इक्वल कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर -2, ठीक। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर S-2, ठीक है। तो पास्कल कितना हो जाएगा ऐसे, पास्कल तुम्हें कितना दिया है, ये दिया है ना, ठीक है। 1 न्यूटन की वैल्यू रखो, कहता है केजी M S-2 इंटू मीटर -2। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचेगा तुम्हारा क्या, 1 PA इज इक्वल टू केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2, ये बचेगा तुम्हारा, ये बचेगा तुम्हारा। तो तुम्हें इतना लेके आना है, ठीक है। अब चलो वैल्यू रखते हैं हम। सबसे पहले तो प्रेशर इक्वल होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है, और चलो फोर्स क्या होता है तुम्हारा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, मास कितना है तुम्हारा 1034 ग्राम, ठीक। एक्सीलरेशन कितना है तुम्हारा 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स, अपॉन एरिया कितना है, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए ना। एरिया ऐसे निकलता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए ना। वॉल्यूम निकलता है LBH। चलो ये इतना हो गया। अब हमें निकालना सिर्फ पास्कल है, ये सब तो आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट पे ध्यान देते हैं। देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, ये हो जाएगा 34 इंटू 9.8। अब तुम्हें ये इसको साइड में रखो, अब तुम निकालो इससे, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें चाहिए क्या है, तुम्हें चाहिए केजी, केजी है ही नहीं, तो केजी कैसे लेके आए। तुम्हें अब चाहिए मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी नहीं है, और सेकेंड इनवर्स भी नहीं है, समझ रहे हो ना, सेकेंड इनवर्स भी नहीं है, समझ गए। तो अब करें क्या, क्या कर सकते हैं हम, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए केजी, तो हम केजी ऊपर चाहिए, तो हम इसका ऊपर 1 केजी से इंटू कर दें, और 1000 ग्राम से डिवाइड कर दें। इक्विवेलेंट इक्वल पड़ा, 1 केजी इसको काट सकता है ना, ठीक है, तो 1 ही हुआ ना, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब ठीक, चलो केजी आ गया हमारा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, मीटर इनवर्स, और हमारे पास सिर्फ मीटर है, तो हमें 2 मीटर चाहिए होंगे डिनोमिनेटर में, जो एक को काट के ऊपर जाएँ तो इन्वर्स में चले जाएँ, समझ रहे हो बात। हमें चाहिए इन्वर्स चाहिए ना हमें, ठीक। अगर नीचे 2 होंगे तो एक कटेगा और एक ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, वो इन्वर्स हो जाएगा। और हमें सेंटीमीटर भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, हमें चाहिए 2 मीटर, तो 1 इंटू मीटर मतलब, और एक और 1 मीटर, 2 मीटर। अब इसके इक्विवेलेंट में कितना लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर लिए हैं तो 2 सेंटीमीटर भी लेने पड़ेंगे, समझ गए बात। तो अब क्या, अब यहाँ से जब धूल हटेगी मतलब काटा पीटी होगी, देखो ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल, समझ रहे हो, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल, समझ गए। और ये S2 है ना, ये S-2 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, ठीक है, ये S2 है, हाँ समझ गए। चलो तो ये हो गया हमारा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये होगा 1034 इंटू 9.8, ठीक। अब तुम्हारे पास केजी आ गया, ठीक, केजी आ गया तुम्हारे पास। ये जो मीटर है ये ऊपर जाएगा, जो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, ठीक है, और ये S-2। हाँ, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 1.013 इंटू 10⁵। और अब ये देखो, ये जो आई तुम्हारी यूनिट केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2, तो यही तो है ना 1 पास्कल। ये देखो 1 पास्कल है ये ना, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड -2। एक बार और फर्क निकाल के बता दे रहा हूँ, 1 पास न्यूटन कितना होता है तुम्हारा, केजी मीटर S-2, ये होता है तुम्हारा न्यूटन। और पास्कल क्या होता है, तो इसकी जगह पे वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, मीटर -2, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या आएगा तुम्हारा, केजी मीटर इनवर्स S-2। तो यही तो वैल्यू आई। तो 1 पास्कल कितना होगा, ये हो गया PA। तो प्रेशर में तुम्हारी ये आ गई यूनिट, समझ गए। बस यूनिट का खेल है, और बाकी जब ये धूल हटेगी तो तुम्हारा ये आ जाएगा, समझ गए बात, काटा पीटी ज़्यादा है ना, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारा
बस थोड़ा सा लॉजिकल है, तुम्हें पूरे के पूरे फॉर्मूले लगा देने पड़ेंगे और तुमसे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। तो देखो क्या है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज़ डिफाइंड। तो मास क्या होता है, ठीक है। मास इज़ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम इट, फिर इसी को बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड मास। तो मास ऐसे डिफाइन होता है, दैट डिफाइन मास। और एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है, हम कब से करते आ रहे हैं, केजी होती है क्या, एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। हर जगह हम यही यूज़ करते हैं कि इतने किलो ले आना, इतने किलो ये ले आना, तो इंटरनेशनल यूनिट भी यही है, समझ गए। और ये प्रोटोटाइप है किसका, इंटरनेशनल यूनिट किसका, किलोग्राम का। और उसी को हम किस में डिनोट करते हैं, उसी मास को ही हम डिनोट करते हैं किलोग्राम में, समझ गए बात। तो चलो ये वाला हो गया हमारा। तो आज के हमारे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम कुछ और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, फ्री है पर बेस्ट है।